एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल बैंक, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके फंक्शन, फिर आरबीआई की थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का एक टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छी तरीके से वो समझोगे उतना बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में मैं कराऊंगा टाइप्स ऑफ बैंक मेरा फर्स्ट पार्ट में लेना रह गया, तो बहुत ईजी है, तो लास्ट में मैं कराऊंगा। और टाइप्स ऑफ बैंक के बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक एडिशनल बोनस पार्ट है जो मेरे एंड से मैं देना चाहूँगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। अब देखो, सेंट्रल बैंक का सीधा मतलब ये होता है फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। जितनी भी बैंक इकोनॉमी के अंदर है, उन सब का पप्पा। अगर पापा ने बोला कोई रूल तो फॉलो करना पड़ेगा हर एक बैंक को। सेंट्रल बैंक का काम यही है। सेंट्रल बैंक ने कोई एक रूल अगर पास कर दिया ना, फिर वो कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, कोई भी बैंक हो, उसको फॉलो करना पड़ता। द पप्पा ऑफ ऑल द बैंक्स। ये दूसरे छोटी बैंक से रूल्स बना, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक की प्रॉपर डेफिनेशन वाज गिवन बाय आरपी कैन। इनकी डेफिनेशन बोर्ड में भी आती है 1 मार्कर के लिए, तो ये डेफिनेशन आप प्रिपेयर करोगे और समझोगे। Definition है the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare। इसमें जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक कर दी। और ये इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर, ये डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास पावर है पूरा का पूरा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, कोई भी इकोनॉमी के अंदर, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलेंगे। यही इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कितना पैसा मार्केट में घूमेगा और कितना पैसा मेरे पास रिजर्व की तरह रहेगा। बस उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। आई होप ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। और ये लोगों को देखते हुए किया जाता है कि भाई अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। ज़्यादा इन्फ्लेशन भी खराब है, तो पैसे को कंट्रोल करो। अगर डिप्रेशन का टाइम है, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं घूम रहा, तो पैसा पुश करना पड़ेगा। तो ये जो मार्केट में पैसा पुश करने का या तो पैसा लेने का जो पॉलिसी बनाता है, जो डिसीजन लेता है, वो इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। बस इतना याद रखने का है। और ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन में ये वाले एलिमेंट्स मिस हो जाता है, इस इसको सेपरेटली मैंने लिखा। सबसे पहले, इट प्रमोट्स बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का तो हम अभी देखा है, अभी आगे रूल्स भी देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। पूरा बैंकिंग सेक्टर को ये संभालता है। इसके बलबूते पे सारा का सारा काम किया जाता है। जो भी आपको बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट सेट होता है, वो जितना रिजर्व एंड बैंक्स को रखना पड़ता है सीआरआर के फॉर्म में, या ऐसे जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो हर एक चीज आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई बोलता है वैसा ही होता है वो, और आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक। दूसरा, इट कंट्रोल्स मनी मार्केट। अब मनी मार्केट आपके लिए ये टर्म पहली बार आपने देखा होगा। शेयर मार्केट का भाई है, पर उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है, मनी मार्केट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। ये 1 साल का मार्केट है। मनी मार्केट है ना, सेंट्रल स्टॉक मार्केट से थोड़ा छोटा है कंपैरिजन में, पर इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। इसके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको बीए के चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी, मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसमें हम बहुत डीप में पढ़ेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्रमोट करता है, इन दोनों को हेल्प करता है, और रेगुलेट भी करता है, चलाने में हेल्प करता है। सेकंड इज मेंटेनिंग मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? हमारी करेंसी वैल्यू को ठीक ठीक रखता है। मतलब इंटरनेशनल बड़े बड़े मार्केट के अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू को अपहोल्ड करता है। ऐसे हमारी अभी करेंसी की वैल्यू नीचे जाती जा रही है डॉलर के सामने, तो वो वैल्यू को ऊपर लाने का काम भी इसका ही। और वो कैसे लाएगा वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का भी काम इसका ही। आरबीआई देखता है कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो एकदम कम भी ना हो। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब करेंसी वैल्यू को अपहोल्ड करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल डेवलप, मतलब पूरा बैंकिंग सेक्टर देखना, उसकी पॉलिसीज देखना कि कैसे बैंकिंग सेक्टर काम करेगा, कैसे मनी मार्केट काम करेगा, वो सब का तब इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर। आई होप सेंट्रल बैंक का समझ में आया होगा। ये अदर एलिमेंट्स अभी ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेने के, आगे जाके इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ने वाले, तो उस टाइम पे और समझ में आएगा। ये आरबीआई के बारे में थोड़ा समझते हैं। आरबीआई स्टार्ट हुआ था 1934 के अंदर, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। जिस टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ आरबीआई, वो टाइम था ब्रिटिश इंडिया टाइम, ठीक है। तो आरबीआई 3 कंट्रीज का पैसा कलेक्टिवली मैनेज कर रहा था, इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार, बिकॉज ऑफ कैसे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। जब आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया, उस टाइम पे 5 करोड़ रुपए
पेड अप कैपिटल की तरह लिए गए थे थ्रू प्राइवेट ओनर्स, जो भी हमारे इंडिया के वेल्दी लोग थे ना उस टाइम पे, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था और प्राइवेटली ओन किया था आरबीआई। बट ओवर द इयर्स जैसे-जैसे फिर चेंजेस आए और 1947 के लिए जो हमको आज़ादी मिली, उस टाइम पे ये 2 कंट्रीज़ कट हो गए और सिर्फ इंडिया का पैसा मैनेज किया जा रहा था। एंड बाय जनवरी 1, 1949 उस टाइम पे आरबीआई को नेशनलाइज़ कर दिया और उसकी ओनरशिप चली गई थी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो भी आरबीआई को साथ-साथ में मैनेज करता और काम कर। तो ये सब के सब डेटा ये डेटा का सब के सब आपको याद करने को। फर्स्ट अप्रैल 1934 किस टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था वो, कितना पीरियड ऑफ कैपिटल लगा था और कब नेशनलाइज़ हुआ। आई होप ये वाला थोड़ा-सा हिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी फंक्शंस के अंदर सबसे पहला करेंसी इश्यू। तो देखो, जितने भी करेंसी कॉइन्स है 1, 2, 5, 10, 20 और रुपीज़ 1 के जो नोट है, वो सब के सब इश्यू की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब भी कॉइन्स का इश्यू किया जाता है उसको हम मिंटिंग बोलते हैं, उनका मिंटिंग बनना, वो होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 1 रुपीज़ के नोट। इसलिए आपको कलाकारी इन कॉइन्स के अंदर भी दिखती है। अलग-अलग टाइप के कॉइन्स आते हैं, एक ही प्रॉपर नहीं होता, अलग-अलग कुछ डिज़ाइन होती है। तो वो कलाकारी कौन दिखाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बाकी जितने भी नोट है, ₹2 की, ₹5 की, 10, 20, 100, 500 जितनी भी नोट्स हैं, सब की सब इश्यू की जाती है बाय आरबीआई। ये चीज़ याद रखने की, कॉइन्स और ₹1 के नोट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी सारे के सारे नोट बाय आरबीआई। ये इश्यू करने का काम इन लोगों का है, बट जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का है और रेगुलेशन का जो भी काम है, मैनेज करने का काम, वो आरबीआई के अंडर आता है। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एक अच्छा एडिशनल इन्फो, ये कॉइन्स वाला जो था ना, ये राइट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अंडर कॉइनेज एक्ट 1906। इस एक्ट के अंदर इनको ऐसा पावर मिला था कॉइन्स मिंट करने का। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी करेंसी जो प्रिंट हो सकती है ना, वो है 10,000। बिकॉज़ अभी जो मैंने आपको आगे बताया ना 1934 एक्ट, वह एक्ट के अंदर ही ऐसा लिखा हुआ है कि आरबीआई सबसे बड़ी नोट जो प्रिंट कर सकती है ना, वो 10,000 की ही। तो अगर भविष्य में हमको बड़ी नोट देखने को मिलती है, वो 10,000 तक की हो सकती है। नहीं तो एक्ट चेंज करना पड़ेगा। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है। तो ये क्या-क्या करता है देखो, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हैंडल करता है, सब चेक करता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो भी आते हैं मार्केट के अंदर, वो बैंड्स को भी बॉन्ड्स को भी ये मैनेज करता है। और करेंसी कॉइन और जो ₹1 के नोट जो ये लोग बनाते हैं, उसको भी मैनेज करने का और रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। सेकेंडली, एडवाइज़र की तरह काम करता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है कि भई हमको कहाँ पे क्या काम करना चाहिए या तो कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उनको, तो उस टाइम पे भी आरबीआई के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि क्या हमारा डिसीजन बराबर है? और सबका सब उनसे पूछते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड्स लोन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी लोन देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। जब फंड्स कम पड़ते हैं ना, तो ये आरबीआई से पैसे माँगो। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ? आरबीआई सबके सब बैंक को रेगुलेट करता है। वो जो पॉलिसी बनाता है वो हर एक बैंक में चलती है। जैसे सीआरआर वो डिटरमाइन करता है कितना परसेंटेज सीआरआर होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, बैंक में सेविंग्स अकाउंट का कितना मिनिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कितना फिक्स्ड डिपॉज़िट जो होता है उसका इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, वो डिटरमाइन ये करता है। अगर लोन दे रहे हो तो कौन से टाइप के लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए, वो भी इसके अंदर ही आता है। और ट्रेड पॉलिसी मतलब कितना मनी सप्लाई होना चाहिए मार्केट में, वो सब का सब आरबीआई डिसाइड करता है। इसलिए बैंकर्स बैंक, हर एक बैंक का बैंक और लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है हुक्म का इक्का। जब कोई भी काम में नहीं आता ना, उस टाइम पे आरबीआई काम में आती है। इमरजेंसी के टाइम पे हमेशा आरबीआई खड़ी रहती है। सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे येस बैंक 2020 के अंदर उठने वाली थी, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। उस टाइम पे आरबीआई उसके बैकिंग में आया और 60,000 करोड़ रुपीज़ का उसको लोन प्रोवाइड किया, इमीडिएट फंड प्रोवाइड किया ताकि वो सर्वाइव कर जाए और पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया येस बैंक का, ताकि वो आगे जाके भी काम कर सके। और आज भी येस बैंक ज़िंदा है, सर्वाइव कर रही है मार्केट में, ऑल थैंक्स टू आरबीआई। इसलिए बोला गया लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट, हुक्म का इक्का, जो हर वक़्त काम आता है। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रेड कंट्रोल, चेक करता है कि मनी सप्लाई कितना होगा मार्केट के अंदर। ये ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आरबीआई को डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी अपने पास रखनी पड़ती है ऑल द टाइम फॉर ट्रांज़ैक्शन। हमारे पास मेजरली ये 5 कंट्रीज़ की करेंसी रहती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। डॉलर, यूरो, येन, चाइनीज़ युआन और ब्रिटिश पाउंड। ये हर वक़्त हमारे पास होती है।
और डॉलर रखना तो कंपल्सरी है हमारी, बिकॉज़ अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ट्रेड करना होगा ना, तो वो ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। मैं इंडियन रुपीज़ में ट्रेड नहीं कर, तो डॉलर रखना कंपल्सरी है। तो आरबीआई के मेजरली 3 रीज़न है ये फॉरेन रिज़र्व रखने की। सबसे पहला, हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, उसकी वैल्यू सेट करने के लिए। हमारे पास अलग-अलग एक्सचेंज रेट है हर एक करेंसी के लिए। जैसे डॉलर के लिए अभी हम लोग 95 प्लस कुछ क्रॉस कर चुके हैं। तो उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ये फॉरेन रिज़र्व यूज़ करती है। दूसरा फिर फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने आपको अभी बताया। ये ट्रेड करना अगर होगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 80 टू 85% पेट्रोल बाहर से आ, तो अब वो ट्रेड करने के लिए हमको डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमको एक फॉरेन रिज़र्व चाहिए। तीसरा फॉर स्टेबिलिटी पर, फॉरेन रिज़र्व जितना हमारे पास रहेगा ना, उतना हमारा मार्केट में नाम हो। जैसे अभी इंडिया के पास करंटली 657 बिलियन डॉलर्स इतना रिज़र्व पड़ा है, और ये हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर 5th रैंक है। जितना तगड़ा रिज़र्व पड़ा होता है ना, उतनी आपकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है। अगर आज मैं कोई कंट्री से ट्रेड करूँगा ना, और उसको उसको दिखेगा ना कि भाई हमारे पास इतना तगड़ा रिज़र्व है, तो बिंदास ट्रेड करेगा, कोई इश्यू के बिना। अब स्टार्ट करते हैं विद नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो फर्स्ट, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजनरी फंक्शन। आरबीआई पूरा का पूरा मनी मार्केट और बैंकिंग मार्केट को रेगुलेट करती है, मतलब पूरा चलाती है मार्केट को और देखती है कि भाई काम बराबर हो रहा है कि नहीं। सेकेंडली, वो सुपरवाइज़ करती है जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स है वो। फिर उसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक आ गई, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सबके सब बैंक्स को वो सुपरवाइज़ करती है कि भाई काम बराबर हो रहा है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अलोंग विद बैंक्स, वो एनबीएफसी को भी सुपरवाइज़ करती है। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। ऐसी कंपनीज़ या तो ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग का काम नहीं कर रहे, पर फिर भी वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो ये उनको भी रेगुलेट करती है कि भाई वो लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है? सेकंड इज़ प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आरबीआई प्रमोट करती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब क्या हुआ? तब देखो, गाँव के एरिया में, रूरल एरिया के अंदर बैंक्स बहुत कम अवेलेबल है। इसकी वजह से जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है वो कैश में होता है, और कोई पक्का हिसाब नहीं होता कि भाई कितना कैश ट्रांज़ैक्शन होता है। जैसे आज हम लोग यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट के अंदर। आज हम यूपीआई यूज़ करते हैं, तो अब जितना भी पैसा यूज़ होता है ना पूरी इकोनॉमी के अंदर, हर एक पैसे का हिसाब है। पर अगर कोई ट्रांज़ैक्शन मैं कैश में कर रहा हूँ, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आरबीआई क्या चाहता है कि जितना भी ट्रांज़ैक्शन पूरा का पूरा इकोनॉमी के अंदर हो रहा हो, वो हर एक ट्रांज़ैक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब आप समझदार हो कि रीज़न क्या होगा इसका? तो इसने प्रमोशनल फंक्शन कि हर एक गाँव के अंदर बैंक एस्टेब्लिश करो। हर जगह अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर को, मतलब जो अनऑर्गनाइज़्ड तरीके से लैंडिंग होती थी, ठेकेदार लोग लोन देते थे, वो सब चीज़ों को बंद कर दो। अब हर एक पूरा-पूरा मार्केट को ऑर्गनाइज़ कर दो, ताकि हर एक ट्रांज़ैक्शन उनको मालूम हो। तो प्रमोशनल फंक्शन के अंदर वो बैंकिंग को प्रमोट करते हैं कि भई ऐसे-ऐसे आप लोगों को बैंक के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि आपको बेनिफिट मिले। थर्ड इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आरबीआई जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं, जितने भी अलग-अलग कैटेगरी के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या फिर तो कोई डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, कोई भी कैटेगरी के लोग हैं, उन सब लोगों का ध्यान रखते हुए पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, ताकि उन सब लोगों को बेनिफिट मिले। और मेजरली ये लोग गाँव की तरफ ज़्यादा काम करते हैं कि भाई वहाँ पे ज़्यादा बैंक्स हम लोग ऑपरेट कर सकें, ताकि जो गरीब फार्मर्स हैं, उन लोगों को अलग-अलग बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। आरबीआई अलग-अलग पॉलिसी बनाती है हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुद्रा लोन करके आती है 5 लाख तक की लोन। तो मैं आराम से तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जो फार्मर्स, अगर उन लोगों को लोन लेनी है, तो अगर मार्केट में 5% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो उनको 2% पे मिलेगा। तो ऐसे अलग-अलग पॉलिसी बनाते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ पीपल। और उसके अंदर थर्ड पॉइंट कवर हुआ। फोर्थ, ये हिडन पॉइंट है। पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आरबीआई के प्रति आपको जानने को मिल सकती है। और आरबीआई का एक पोर्टल है ओम्बड्समैन करके, कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई बैंक आपको कहना नहीं मान रही, या फिर तो आपको कोई पॉलिसी में कोई बेनिफिट चाहिए, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा, तब ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। विदिन 15 डेज़ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर कस्टमर और फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, उसके लिए भी वो काम करती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके ना लास्ट में दिया हुआ ये, और ये आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई हु मैनेजेस प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना? तो आंसर है आरबीआई। ये आपकी बुक में टिक करना और स्पेशली लिखना है आईएमपी। विद दिस वी कंप्लीट नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर से ही एक 5 मार्कर कंफर्म निकलता है, तो बड़े ध्यान से समझना है ये वाला टॉपिक का। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है?
एक ऐसी पॉलिसी जो पूरे मार्केट का मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। एक ऐसी पॉलिसी जो उसको देख सकते हैं कि भाई अगर उसकी इच्छा हो तो मनी का सप्लाई जाने देगी, अगर उसकी इच्छा हो तो पूरा मार्केट में से पैसा खींच लेगी। तो एक ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई को ये पावर देती है कि भाई कितना मनी सप्लाई मार्केट में रखना है, तो उस पॉलिसी का नाम मॉनेटरी पॉलिसी। और वो पॉलिसी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली आती है क्वांटिटेटिव मेजर्स, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, सबके सब इम्पैक्ट में आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक एक बार में कवर करेंगे, बिकॉज़ इन लोगों के 9 टॉपिक बहुत सिमिलर है। एक है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, और इसका दूसरा नाम मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या हुआ? मान लो कि भाई एचडीएफसी को आरबीआई से 1 साल के लिए लोन चाहिए, ठीक है? तो एचडीएफसी ने बोला कि भाई मुझे 500 करोड़ की लोन चाहिए। आरबीआई ने बोला ठीक है, हम दे देंगे। आरबीआई ने एचडीएफसी को 7% पे, मान लीजिए बैंक 7% के ऊपर लोन दी। अब ये जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन दे रही है ना, इस रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। कि भाई जब लॉन्ग टर्म के अंदर कोई बैंक आरबीआई से पैसा मांगती है और जिस रेट के ऊपर आरबीआई उसको देती है लोन, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आरबीआई सस्ते रेट पे देती है, जैसे 2% रेट पे देती है, तो उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। और अगर महंगे रेट पे दे, जैसे 10% जैसे रेट पे दिया, इसको बोलेंगे डियर मनी पॉलिसी। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रोल क्या है? तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सा लॉजिक है, अगर एचडीएफसी बैंक 500 करोड़ रुपए ले रही है 7% के ऊपर, ठीक है, इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले रही, तो जब वो जनरल पब्लिक को देगी तो कितने पे देगी? ऑब्वियस सी बात है, 7% से ऊपर की देगी। मान लीजिए कि भाई 7% के बदले में वो 10% पे दे रही, तो लोन लेना तो महंगा हो गया ना। तो जो जनरल पब्लिक है वो कम से कम लोन लेगी। तो ऐसे करके आरबीआई मनी सप्लाई रोक देती। अगर इसने लोन लिया तो कोई बात नहीं, अगर इतना महंगा इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग पैसे लेंगे ही नहीं और मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कम हो। अगर वैसे ही अगर आरबीआई को पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या कर देगी? बैंक रेट एकदम गिरा देगी, 2% पे लेके आ जाएगी। इससे क्या होगा? अब एचडीएफसी बैंक खींच-खींच के 4% पे लेके जाएगी। अब 4% पे अगर लोन देना होगा तो लोग तो आसानी से लेंगे, बोले हँसते-हँसते लेंगे वो लोग, यहाँ पे इतने कम में मिल रहा है। इससे क्या होगा? पैसे का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट इज़ बैंक रेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। सेकंड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये वाले टॉपिक के अंदर बहुत लोग ऐसे फँस जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ईज़ी है। अब इसको कैसे समझते हो देखो। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ? मान लो एसबीआई बैंक के अंदर अचानक से फंड्स की रिक्वायरमेंट आई है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म लेट से 1 मंथ के लिए आई है रिक्वायरमेंट। 1 मंथ या उससे कम के लिए। तो वो आरबीआई के पास जाती है और बोलती है कि भाई मेरे पास है ना 1000 करोड़ रुपए के 1000 करोड़ वर्थ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है? मैं आपको ये 1000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास पास करता हूँ और मैं आपको देता हूँ। आप उसके बदले मुझे 1000 करोड़ रुपए लोन में दो। आरबीआई बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। वे रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? इसके ऊपर से रेपो रेट का नाम आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी बैंक आरबीआई के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पार्क करती है और उसके बदले में लोन लेती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं रेपो। और जो रेट पे वो लेती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब मान लो कि भाई रेपो रेट है 6%। तो ये जो रेट है इसको ही हम लोग आसान भाषा में रेपो रेट के नाम से कहते हैं। और ये रेपो रेट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट। बैंक रेट अभी इतना चलता नहीं है, रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट। रेपो रेट अभी बहुत चलता है मार्केट के अंदर। अब देखो, 6% रेपो रेट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैंक को अभी लोन देनी हो तो बैंक कितने पे देगी? 8% पे या 9% पे। मतलब लोन महंगा हो गया तो लिमिटेड लोग लेंगे। अगर यही रेपो रेट, अगर आरबीआई ने बोला कि भाई लोन तो दूंगा पर तगड़ा रिटर्न लूंगा, मैं लूंगा करीबन 10%, तो अब क्या होगा? अगर बैंक लोन ले रही है तो बैंक को 12% पे देना पड़ेगा लोन, और बाकी लोग क्या लोन लेंगे? तो ऐसे करके पूरा मार्केट का मनी सप्लाई कंट्रोल करेगी।
और अगर इसको और सप्लाई करवाना हो तो ये क्या बोलेगी कि भाई हमारे पास से लोन लेके जाओ, हम सिर्फ 3% के ऊपर लोन देंगे आप। 3% पे लोन लिया, जितने लोगों को डिमांड है लोन की, लोन लेंगे और पैसा वापरेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएँगे। तो ये रेपो रेट, द रेट एट व्हिच आरबीआई गिव लोन टू एनी कमर्शियल बैंक और एनी शेड्यूल्ड बैंक। अब रेपो रेट क्लियर होगा। अब रेपो रेट का एग्ज़ैक्ट उल्टा, रेपो रेट का उल्टा क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। अब देखो ये जब महीना खत्म होता है ना, उस टाइम पे जो 1000 करोड़ की जो दिए हुए ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो आरबीआई से इनको वापस लेनी पड़ती। इसलिए इसको रीपर्चेज़ एग्रीमेंट बोला गया। इसके अंदर कैश में पेमेंट नहीं होता। जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, तो उस टाइम पे आरबीआई के पास ये लोग आएँगे, ये एसबीआई वाले आरबीआई के पास जाएँगे और बोलेंगे कि भाई ये लो आपके 1000 करोड़, हमको हमारी सिक्योरिटी वापस कर दो। ऐसे सिक्योरिटी ले लेते हैं ये लोग। सिक्योरिटी में ट्रांज़ैक्शन करते हैं। अब मान लो कि भाई सिम एसबीआई का लेता है। अब आरबीआई ने बोला कि भाई मुझे अब लोन लेने की इच्छा है। क्या आप लोग लोन दोगे? मैं आप लोगों को 3% इंटरेस्ट रेट दूँगा। बैंक खुश हो जाएगी, बोले हाँ, अगर हमको आरबीआई के पास पार्क करना है पैसा, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो एसबीआई ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई को लोन दिया 800 करोड़ का, 4% आपको मैं रेट दे दूँगा। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई बैंक को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? कोई भी बैंक आरबीआई को लोन देगी और जिस रेट पे देगी उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन, आरबीआई अपनी 800 करोड़ की सिक्योरिटीज़ दे देगा एसबीआई को विथ एग्रीमेंट कि भाई आपने मुझे 1 महीने के लिए दिया या 15 दिन के लिए दिया है ना जो पैसा, तो आपको मैं महीने के एंड पे लौटा दूँगा और आप मेरे को सिक्योरिटीज़ वापस दे दो। ये रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्यों किया जाता है? जैसे मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। मार्केट के अंदर अभी करंटली मार्केट में 15,000 करोड़ रुपए घूम रहे हैं, ठीक है? अब आरबीआई को चाहिए कि भई अब गवर्नमेंट अभी जो भी बैंक्स है ना, वो लोन देना कम कर दे। तो क्या करेगी? जितनी भी बैंक्स है ना, हर एक को रिक्वेस्ट करेगी। देखो, जितनी भी बैंक्स होती है ना, वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करती ही है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन आरबीआई है। तो अगर आरबीआई ऐसा बोल देती है कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है, हकीकत में ज़रूरत नहीं होती आरबीआई को कभी। आरबीआई से बोलेगी कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे मिलेंगे? तो पूरे इकोनॉमी के अंदर से अलग-अलग बैंक्स खड़ी होगी कि भाई हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है, हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है। तो आरबीआई बोलती है कि भाई मुझे चाहिए 15,000 करोड़। बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, अलग-अलग टुकड़ों में देते हैं। 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे कर के जितनी भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल है, वो सब से जितना भी डिपॉज़िट उनके पास अवेलेबल है ना अभी, सबका सब आरबीआई खींच लेती है। अब अगर मान लो एक बैंक है, एसबीआई का एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अभी एसबीआई के अंदर मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपए हैं। अब वो 1000 करोड़ में से उसे 800 करोड़ रुपए लोन में दे दिए। तो अब लोन की तरह देने के लिए कितने बचे? 200 करोड़। कम अमाउंट हो गया। तो इससे क्या होगा? मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। मनी का सप्लाई रोक देंगे और मार्केट का पूरा पैसा आरबीआई खुद के पास ले लेगा और पूरे इन्फ्लेशन को नीचे गिरा लेगा वो। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जहाँ पे वो बैंक से पैसा लोन की तरह लेता है और जैसे लोन का ड्यूरेशन खत्म होता है, वापस ये इनसे जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी वो खरीद लेता है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। थर्ड, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन एमएसएफ। एमएसएफ को खाली इतना याद रखने का, ये एक इमरजेंसी विंडो है जो सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है। अगर 1 दिन के लिए जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अगर उसको 1 दिन अचानक से बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट आ चुकी है और वो कोई दूसरे बैंक से नहीं माँग सकती कॉल मनी के अंडर, तो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको पैसा देगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों से हाई जो रेट होगा ना, मोस्टली ये रेट है ना 7 टू 8% के आसपास जाता है और जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, वो करीबन 5 से 6.75 के अंदर चलता रहता है एज़ पर कंडीशन और ये क्वार्टरली चेंज होता है। हर 3-3 महीने में चेंज होता रहता है ये, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, क्या सिचुएशन है। तो जब 1 दिन के लिए किसी भी बैंक को लोन चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 1 दिन के लिए ही होता है, 1 दिन का लोन। अब ये जो कांसेप्ट समझा है, उसको एग्ज़ाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूँ। हम लोग यूज़ करेंगे कांसेप्ट ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हुँ, अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ देखो।
मैं खड़ा हूँ जय भवानी के ऊपर वड़ा पाव खाने के लिए एज ऑलवेज। का भाव हो चुका है ₹50 एंड नाउ आई एम वरी वेरी वरी कि भाई अब 50 रुपए का वड़ा पाव हो गया, ये तो बहुत महंगा हो गया। अब मेरे अंकल है ना, वो आरबीआई के गवर्नर नहीं है। मैंने उनको बोला कि अंकल क्या करूँ, अगर वड़ा पाव खाना होता है, वड़ा पाव इतना महंगा हो गया ना, मैं खा ही नहीं पाता अब। 50 रुपए का एक वड़ा पाव। मेरे अंकल बोले ऐसा, चल मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने रेपो रेट को कर दिया फ्रॉम 6 to 8%। अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे जैसे समझा। और रेपो रेट के अंदर क्या होता है, कोई भी नॉर्मल बैंक लेगी लोन फ्रॉम आरबीआई, ये रेट जितना ज़्यादा होगा ना, उतना डिफिकल्ट होगा बैंक के लिए आगे लोन लेना। तो अगर इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो, अब बैंक्स लोन नहीं लेगी आरबीआई से। और अगर कोई लोग अगर लोन लेने आ भी रहे बैंक के पास, तो बैंक क्या बोलेगी कि अगर आपको लोन लेना है ना, तो हम 10 से 15% तक के इंटरेस्ट पे देंगे। तो जो लोग लोन ले आ रहे हैं वो ऐसे बोलेंगे बस हम लोग नहीं लेना चाहते, हम ऐसे ही खुश हैं। तब जो लोग ऐसे मौत शौक बढ़ गए थे ना, अब देखो बड़ा कोई भी चीज़ का भाव क्यों बढ़ता है, सिंपल सा लॉजिक है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है। और डिमांड कैसे बढ़ती है, जब कैश बहुत सर्कुलेशन में आता है। अगर सबके पास बहुत सारा पैसा आएगा ना, सबकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब वड़ा पाव मेरे लिए लग्जरी था, बहुत कम लोग खाते थे जय भवानी का वड़ा पाव। पर जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, तो बेलू पेलू लोग भी खाना चालू कर दिए कि भाई जिसके पास पैसा है वड़ा पाव खा, ये खा वो खा। ठीक है, तब इसकी वजह से क्या हुआ, जय भवानी वाले का वड़ा पाव का कॉस्ट पहले सिर्फ 30 रुपए था। पर उसने देखा ना कि भाई अब तो लोग ऐसे आए जा रहे, एक-एक बार में 5-5 वड़ा पाव खा जा रहे हैं। पहले 1 खाते थे तो, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसने क्या बोला, डिमांड बढ़ रही है ना, प्राइस भी बढ़ाओ इसकी। यही होता है ना लॉजिक, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस इंक्रीज़ होगा। इसने भी यही गेम खेला जय भवानी वाले ने, कि भाई 1 के बदले में 5 वड़ा पाव खा, 30 का कर दो 50। ठीक है? अब अगर लोगों को लोन ही नहीं मिलेगी, तो लोग क्या करेंगे? अपनी जो डिमांड है, जो 5 के बदले में अब 1 पे जंप करना पड़ेगा। जो पहले 5 खा रहे थे, पैसा ही नहीं है, 1 खा के चला लेंगे। तो जो मनी सर्कुलेशन था वो कम हो गया, और जो रिवर्स रेपो रेट था, वो रिवर्स रेपो रेट का कर दिया फ्रॉम 6% टू 8%, जिसमें भी सेम टू सेम चेंजेस की। अब ये रेट का मतलब क्या होता है कि भाई बैंकों के पास जितना भी पैसा है ना, अब जो बैंक होगी ना, वो देगी लोन टू आरबीआई। अब आरबीआई के पास लोन जाएगा, अब आरबीआई बोलेगी कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है, तुम लोग मुझे लोन दो। बैंक तो खुशी-खुशी देगी कि हाँ भाई, हमको तो इंटरेस्ट मिलेगा काफ़ी तगड़ा। तो अब सिचुएशन समझना, बैंक के पास ऑलरेडी शॉर्टेज है फंड्स की, बैंक ऑलरेडी आरबीआई से पैसा माँग रही थी, आरबीआई ने हाथ खड़े कर दी। तो अगर लेना हो ना तो इतने परसेंटेज पे लो। तो अब बैंक ऑलरेडी पैसा नहीं दे रही, ऑलरेडी शॉर्टेज के अंदर है, और आरबीआई ने बोला कि भई अगर तुम मुझे लोन देते हो ना, मैं तुमको तगड़ा इंटरेस्ट दूँगी। तो बैंक के पास ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, बैंक वो शॉर्टेज ऑफ फंड्स में से भी थोड़े से फंड अलग करके आरबीआई के पास डिपॉज़िट करेगा, अच्छा इंटरेस्ट कमाने को। इसका मतलब क्या हुआ, अब बैंक्स के पास लोन देने को पैसा नहीं। अब जो भी लोग लोन देंगे, उनको एकदम हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी और डिपॉज़िट्स इंक्रीज़ होंगे खाली, कम से कम स्पेंडिंग होगी, ठीक है? अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जो लोग आ रहे थे, वो लोग 5 के बदले में 1 वड़ा पाव करेंगे, कोई को बोलेंगे कि भाई आज वड़ा पाव नहीं खाया, घर पे जाके दाल-रोटी खा लेंगे, बराबर? अब इससे क्या हुआ, इसको लगा डर, इसने बोला कि भाई कहीं प्राइस मैंने बढ़ा दिया है, इसकी वजह से कहीं डिमांड तो कम नहीं हो गई ना? क्योंकि ऐसा ही होता है ना, इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऊपर, उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो जय भवानी वाले ने क्या बोला कि शायद प्राइस इंक्रीज़ किया ना इसकी वजह से, तो उसने वापस प्राइस कर दिया ₹30 कि भाई डिमांड तो चाहिए। 1 महीने के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे अंकल को कि अंकल थैंक यू ₹30 हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे बाय अ सिंगल रूल or by a single policy you can change the prices of all the products in an economy. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं में सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये रेशियो हमने आगे भी देखा था इन क्रेडिट क्रिएशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बैंक में जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, विच इज एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज,
इसका दूसरा नाम भी हमने देखा था, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। आगे के लेक्चर्स में हमने इसका भी डिस्कशन किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक के पास 100 करोड़ का एनडीटीएल आया है, तो अगर आरबीआई ने पॉलिसी बना के रखे कि 10% सीआरआर है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए बैंक को आरबीआई के नाम से निकाल देना है अपने उधर ही, कि भाई इतना कैश हमारे पास रहेगा, और बैंक के पास 90 करोड़ रुपए होंगे फॉर लोन पर्पस, क्रेडिट क्रिएशन पर्पस। तो सीआरआर जितना हाई होगा उतना कम लोन दे पाएगी बैंक, और सीआरआर जितना कम होगा उतना ज़्यादा लोन देगी। उसको रिटर्न फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। ऐसे अगर 10% के बदले में मान लो 2% है, तो 98 करोड़ रुपीज़ फॉर लोन। अगर 10% के बदले में खाली सॉरी 10% का तो 15% है, 85 सीआर। तब देखो, अगर सीआरआर कम हुआ ज़्यादा लोन दे पाएंगे, सीआरआर ज़्यादा हुआ तो कम लोन दे पाएंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये टूल है, जहाँ पे कैश में पैसा रखना पड़ता है। एसएलआर का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा टूल आरबीआई का, ये टूल क्या करता है और ये क्या कहता है, पहले तो कि अभी जितने भी आपके पास नेट डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज आ रही है, उसका 15 to 40%, मान लेते हैं 20% है, ठीक है, तो उतना पैसा आपको या तो कैश, गोल्ड, या फिर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इसका रीजन क्या है, तो इसके दो नहीं 3 क्रुशियल रीजन है। बड़े ध्यान से समझना, बुक में ये लिखा हुआ नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उतने समझने का ट्राई कर। देखो, सबसे पहला रीजन है इसका, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के काम में आएगा। अगर आपको बोल के रखा है कि भाई 100 करोड़ में से 20%, यानी कि 100 सीआर है, उसमें से 20 करोड़ आपको या तो कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये डिपॉजिट कम हो जा रहा है, और ऊपर से सीआरआर भी है। सीआरआर अगर 10% दिया हुआ है, ये एसएलआर ले लिया मैंने, और 10 करोड़ रुपए 10% हम लोग सीआरआर बोल रहे हैं, तो अब बैंक के पास कितना बचा पैसा, सिर्फ 70 करोड़ बचा टू गिव इन लोन। तो फर्स्ट तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टूल है, आई होप ये समझ में आया। सेकंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के काम में आता है। तो अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, तो अगर आरबीआई ने ऐसा ऐसा रूल बना दिया कि भैया अब आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी फंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना। तो सेकेंड रीजन ये। अब थर्ड रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा, थर्ड रीजन इज स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही डिफरेंशिएट करता है मेजरली सीआरआर एसएलआर। देखो डिफरेंस के, एक तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, कि भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इसका पहला डिफरेंस क्या हुआ, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बूस्ट करता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। थर्ड पॉइंट, स्टेबलाइजेशन नहीं लॉन्ग टर्म। सीआरआर क्या करता है कि भाई ये पैसा इकट्ठा करके रखा है कैश के फॉर्म में, अगर 1 महीने के दौरान अगर विथड्रॉ बहुत सारे आ चुके, बहुत सारे लोग पैसा लेने को आए, जैसे दिवाली का सीजन, अब नॉर्मल बात है दिवाली के सीजन के अंदर ज़्यादा विथड्रॉल होंगे, तो बैंक ने जो लिमिट सेट करके रखी है उससे ज़्यादा विथड्रॉल होने वाला है, तो उस टाइम पे सीआरआर का अमाउंट यूज़ कर लेते हैं वो लोग। जो भी इन्होंने जैसे 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए अगर सीआरआर की तरह रख के रखे और विथड्रॉल एक्सेस हो चुके हैं, तो उस टाइम पे ये सीआरआर का अमाउंट यूज़ कर लेंगे वो। ठीक है, सीआरआर इज फॉर शॉर्ट टर्म, 1-2 महीने के लिए। एसएलआर बहुत लंबे टर्म के लिए। जैसे मान लो एक बैंक स्टार्ट हुई है इन 2015, तब से वो सीआरआर अपने पास रख रही है गोल्ड के फॉर्म में 40%। ठीक है, अब 2015 में स्टार्ट किया, 2021 में आया डिप्रेशन, गंदा डिप्रेशन, डिपॉजिट ही नहीं है उसके पास, उसको लोन पे सारा सारा पैसा दे दिया, बट अब उसके पास कैश के फॉर्म में कुछ पैसा ही नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, ये जो गोल्ड अवेलेबल है ना, वो गोल्ड को बेच देगा, और वो गोल्ड को बेच-बेच के अपना उस टाइम का सर्वाइवल कटे करेगा, और ये 1 साल तक सर्वाइव आराम से कर जाएगा। तो सीआरआर इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, व्हेयरएज़ एसएलआर इज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड करता है कि अभी अगर डिप्रेशन आ गया है, कोई भी खराब से खराब कैलेमिटी आ गई, जिस समय बैंक के पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे ये लिक्विड असेट्स बैंक बेचेगी और सर्वाइव करेगी।
तो आई होप ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एकदम क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर भी आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे? तो भाई अगर आरबीआई ने देखा कि भाई मार्केट में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका, मार्केट में पैसा ही नहीं, तो क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई मार्केट में जाएगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करे। अब मान लो अगर आरबीआई ने मार्केट में जाके 5000 करोड़ की सिक्योरिटी परचेज की, इसका मतलब क्या हुआ? कम आरबीआई को तो खाली पेपर मिला जिस पे लिखा हुआ है आपने 5000 करोड़ की सिक्योरिटी ली। 5000 रुपए कैश, तो इतना मनी पूरा मार्केट में उसने भेज दी। उसने इतना पैसा मार्केट में जाने दिया। इससे क्या होगा? मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन में ऑलरेडी मार्केट में पैसा नहीं होता। तो पैसा डालने का एक तरीका है कि भाई आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रही है। बट अब अगर लग रहा है आरबीआई को कि भाई इन्फ्लेशन आ चुका है, मुझे मार्केट से पैसा खींचना चाहिए। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई जितना भी मैंने पैसा, जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने लिया ना, आई वांट टू सेल। जितनी भी सिक्योरिटी मैंने ली सबका सब मुझे बेचनी है। और जब बेचेगा तो क्या होगा? मार्केट का सारा पैसा आरबीआई के पास वापस। जितना ये पैसा होगा, मनी का फ्लो पूरा उल्टा कर देगा ये, सिंगल हैंडेडली। बिकॉज़ आरबीआई बहुत बड़े पाए पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता है और सेल। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक टूल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझ में आए। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लेन-देन करके वो पैसे का सप्लाई कंट्रोल कर। नेक्स्ट इज़ स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई। स्टेबलाइजेशन का मतलब स्टेबलाइज़ करना अगेंस्ट फॉरेन शॉक। अगर मान लो कि भाई ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे एक्सेस ऑफ डॉलर आ चुका, आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई डॉलर को मार्केट में बेच देगी और रुपीस की वैल्यू और स्ट्रॉन्ग करती जाएगी और एक स्टेबलाइज कर देगी वैल्यू को। स्टार्ट करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट से। ये थोड़ा सा लंबा है, बुक में बहुत कॉन्साइज दिया हुआ है इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अभी जो प्रोसेस समझा रहा हूँ वो अगर आप समझोगे ध्यान से तो ईजी पड़ेगा। देखो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट ऑफ फॉरेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो ये पैसा अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उससे हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। आरबीआई बोलते हैं कि भाई मेरे दोनों के दोनों अकाउंट सेम होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। वो कैसे करते हैं वो देखो। मान लो कि भाई पूरे मार्केट के अंदर 20,000 करोड़ का मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन अभी इतना हो रहा है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया, उसने बोला कि मैं $1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा इंडियन मार्केट में, मतलब 1000 करोड़ के आसपास वो इन्वेस्टमेंट का बोल रहा है। उसके पास तो डॉलर है भाई के पास, वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई के पास वो कन्वर्जन कराता है इनटू रुपीस। रुपीस में कन्वर्जन हुआ 1000 करोड़ का और मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। अब जब उस सेक्टर में था इन्वेस्टमेंट वो, तब टोटल मार्केट में मनी सप्लाई कितना होगी? 21,000 करोड़। अब आरबीआई बोले कि ऐसा 1000 करोड़ रुपए बढ़ गया मार्केट में, कोई बात नहीं कम कर देता। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट में घुसेगा और बोलेगा कि भाई मेरी है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मुझे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने की, मुझे 1000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने की। तो इससे क्या होगा? 1000 करोड़ मार्केट में से गायब हो जाएगा, 1000 करोड़ सीधा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। इतना कैश गायब। अब मार्केट में कितना बचा बैलेंस? वापिस मार्केट का बैलेंस हो गया 20,000 से, जो पहले था उतना का उतना बैलेंस वापस करवा दी आरबीआई ने। ये हुआ इनफ्लो का, जब पैसा आता है तो ऐसा करता है आरबीआई कि भाई अगर गवर्नमेंट सिक्योर, अगर इतना बढ़ गया 1000 करोड़ से अगर बढ़ा है ना मनी सप्लाई, तो आरबीआई इतनी सिक्योरिटीज बेच दे। इतनी सिक्योरिटी मार्केट में बेची और पैसा अंदर ले लिया अपने पास। ये अगर केस इनफ्लो का हुआ, तो मान लो फॉरेन इन्वेस्टर कोई है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे ये मार्केट छोड़ के जाना है, मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो वो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। ठीक है? तो आरबीआई के पास आके बोलेगा कि भाई मुझे तो डॉलर में चाहिए। तो आरबीआई इसको ये देखिए कि ले भाई तेरे $1000 और जा। ठीक है? अब $1000 आरबीआई से चल ली। अब मार्केट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए थे, उसमें से 1000 करोड़ ये इन्वेस्टर लेके भाग गए, तो कितना बचा? 19,000 करोड़ रुपए बचा मार्केट के अंदर खाली। बराबर है? तो अब आरबीआई क्या बोलेगा? ऐसा? 1000 करोड़ रुपए कम होगी? कोई बात नहीं। अब मैं मार्केट में से परचेज़ करूँगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जब आरबीआई परचेज़ करेगा तो आरबीआई कितने की परचेज़ करेगा? खाली 1000 करोड़ की। तो 1000 करोड़ की सिक्योरिटीज़ दे दो और जब परचेज़ करेगा तो आरबीआई के पास जो पैसे का रिज़र्व पड़ा है, वो पैसा खर्च करेगा और मार्केट में 1000 करोड़ रुपए डालेगा। तो
जितना बैलेंस था 20,000 वैसा का वैसा ला के रख देगा। तो भले ही इनफ्लो हो रहा है कि वो बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो कि आउटफ्लो हो, आरबीआई को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरबीआई क्या बोल अगर तुम इनफ्लो कर रहे हो, अगर तुम मार्केट में हमारे पैसा डाल रहे हो, तो मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दूँगी और मार्केट से पैसा खींच लूँगा उतना अगर तुम बाहर जा रहे हो, तो मैं अपना पैसा खुद अंदर मार्केट में डालूँगा परचेज़ करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसे करके मैं पूरे मार्केट को स्टेबलाइज़ करूँगा और मेरे अकाउंट्स को स्टेबलाइज़ करूँगा। स्टेबलाइज़ करने का मतलब बैलेंस कर दूँगा, कि अगर 20 करोड़ है तो इधर इधर के 20 करोड़ ही दिखने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ अगर ये प्रोसेस ना करे ना आरबीआई कि 1000 करोड़ रुपए एक्सेस आ गया, 21,000 करोड़ रुपए आ गए, ये तो एक इन्वेस्टमेंट मैंने बोला। और अगर इन्वेस्टर्स अगर आए और पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो सप्लाई तो बढ़ता जाएगा। और जैसे-जैसे मनी बढ़ेगा तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर बहुत सारे इन्वेस्टर बाहर निकलते गए ना, तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन, मार्केट में पैसा ही नहीं हो। तो इन 2 सिचुएशंस से बचने के लिए आरबीआई ऐसा तरीका यूज़ करता है, सेल करने का और परचेज़ करने का। आई होप ये समझ में आया। विद दिस क्वांटिटेटिव मेजर्स आर ओवर, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वालिटेटिव मेजर्स। देखो क्वालिटेटिव मेजर्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? The measures which impact only specific sectors of economy, such measures are known as qualitative measures। मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्टर को इम्पैक्ट कर। उसमें सबसे पहला टूल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का मतलब अगर आप किसी से भी लोन ले रहे हो, कोई अगर बिजनेसमैन है, तो उससे आप ज़्यादा अमाउंट में मॉर्टगेज लोगे। जैसे कभी भी हम लोन लेते हैं ना, तो सामने सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी असेट जो आपको सामने रखना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन को 1 करोड़ की लोन लेनी है, तो उसको सामने 1 करोड़ की ज़मीन रखनी पड़ेगी या उससे ज़्यादा की ज़मीन रखनी पड़ेगी, ठीक है? वहीं 1 करोड़ रुपए अगर कोई फार्मर को लेना है ना, तो फार्मर को 1 करोड़ की ज़मीन के बदले में करीबन 80 लाख का प्लॉट रखना पड़ेगा। तभी इंसान मान जाएँगे कि हाँ, चलो। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हर एक के लिए अलग-अलग होती है। बिज़नेसमैन के लिए पूरी होगी पर फार्मर के लिए अलग बिकॉज़ अलग-अलग कैटेगरी, अलग क्लास के लोग हैं। इनके पास इतने एसेट्स होगा ही नहीं पैसे के लिए, इसलिए इनसे कम सिक्योरिटी। बिज़नेस के पास बहुत सारे एसेट हैं, तो ज़्यादा सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी क्यों लेते हैं? कि अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट का मतलब लोन पे रीपेमेंट नहीं कर पाए ये लोग, तो जो भी एसेट ये लोग लगता है उसको बेच देने का और उससे पैसे वसूल कर लेने के। तो फर्स्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सेकंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये वाला समझना बहुत इम्पोर्टेंट, ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। ऐसे मैंने अभी 6 महीने पहले एक फ्लैट ली, फ्लैट की कीमत है रुपीज़ 1.5 सीआर। मैं बैंक के पास लोन के लिए गया ये फ्लैट के सामने, तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम हम आपको सिर्फ 1 करोड़ की लोन दे सकते हैं। बोला क्यों? 1.5 करोड़ का तो मेरा वो बिल्डिंग। उन्होंने क्या बोला आरबीआई ने सजेस्ट करके रखा है कि जो भी आप लोन लोगे ना, जैसे आपने कोई भी एसेट मॉर्टगेज किया, मान लो उसका एक्स अमाउंट है, तो हम लोगों को उसकी वैल्यू का 20% कम ही आपको हम लोन दे सकते हैं। ऐसे अगर कोई एसेट का वैल्यू ₹100 है, तो हम आपको मैक्स टू मैक्स ₹80 का लोन दे सकते हैं, बस। इसको होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट कि पूरी वैल्यू का लोन नहीं मिलेगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट कट करने के बाद ही आपको हम लोग लोन देंगे, पूरा लोन नहीं दे सकते। इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ये रखना अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो मेरा 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 10 साल की मेरी लोन है, ठीक है? 2 साल के बाद मैं डिफ़ॉल्ट कर दी और ये फ्लैट की वैल्यू हाँ, अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे 1.5 सीआर का मेरा घर है, अगर बैंक ने मुझे 1.5 सीआर ही दिया लोन की तरह, 2 साल हो गए, मैंने डिफ़ॉल्ट कर दी और मेरी जो फ्लैट है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। उसकी वैल्यू हो गई रुपीज़ 80 लाख, ठीक है? तो ये 70 लाख का खर्चा कौन भरेगा? जो बैंक के लिए लॉस हो गया ना, इसलिए हमेशा बैंक कैलकुलेट करती है, हर एक प्रॉपर्टी के सामने। मैंने ये जो बताया ना ज़मीन का, चाहे मुझे 1.5 सीआर का सिर्फ 1.2 सीआर मिल रहा था। अगर इसे मैंने गोल्ड रखा होता ना, तो गोल्ड में मुझे ऑलमोस्ट एट पार वैल्यू मिल जाता। बिकॉज़ गोल्ड क्या है, वो तो एक ऐसा एसेट है जो हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। वो डेप्रिशिएट बहुत कम होता है और अगर होगा भी डेप्रिशिएट फिर जल्दी ऊपर उठ जाता है वो। तो गोल्ड के लिए मुझे मार्जिन बहुत कम होगा, ज़मीन के लिए मार्जिन ज़्यादा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एसेट्स ये मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट होती है। आई होप ये भी क्लियर होगा। सीलिंग ऑन क्रेडिट ये वाला बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोन आप लोन का लिमिट सेट करते हो। जैसे मुझे एक फ़ोन का लोन लेना था, आरबीआई ने बोल के रखा कि भाई कोई फ़ोन के लिए लोन लेना है ना, 50,000 से ऊपर रुपया कुछ भी मत। तब मैं कोई भी बैंक में जाऊँगा ना तो बोलेंगे 50,000 रुपए तो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
मैं अगर कोई कार लेने जा रहा हूँ और आरबीआई ने बोल के रखा कि भाई कार के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ की लोन, उससे ऊपर नहीं, और मैं रोल्स रॉयस का कस्टमाइज्ड वर्ज़न कोई लेने जा रहा है, तो 15 करोड़ का है, तो हर एक बैंक मुझे खाली यही बोलेगी, 5 करोड़ की लिमिट है। हमारी क्रेडिट की लिमिट इतनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो आरबीआई सेट करती है डिफरेंट नेचर ऑफ, जो भी अलग-अलग नेचर के एसेट्स हैं, उनके लिए लोन की लिमिट, सीलिंग सेट करती है, कि अगर कोई खेडूत लेने आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा, अगर आप फ़ोन लेने चाहते हो तो उसके लिए कम सीलिंग। तो ये सीलिंग ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको इतनी भी लोन मिलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ये बहुत सिंपल है। हम मान लो कि भाई कोई खेडूत लोन लेने गया 50 लाख की, तो उसको बोलेंगे कि भाई खेती के लिए चाहिए? बोलेगा हाँ, खेती के लिए चाहिए। तो उसको बोलेंगे 2% इंटरेस्ट आपको, और वही मैं लेने गया, मैंने बोला कि भाई मुझे खुद की ऑफ़िस खोलनी है सिंधु भवन के ऊपर। उन्होंने बोला ऐसा? सिंधु भवन के ऊपर आपको 12% सर, पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ इंटरेस्ट रेट के ऊपर 2 से 12%। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ पीपल और कैसा काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि नहीं हमारे लिए। उसके ऊपर डिपेंडेंट होके ये रेट्स चेंज होते हैं। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कुछ और जानना हो इसी टॉपिक के बारे में तो भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं इसका आंसर दूँगा। अब लास्ट में हम लोग स्टार्ट करें विद एक्स्ट्रा पार्ट। अब एक्स्ट्रा पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आरबीआई कैसे हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में अपहोल्ड करती है, मतलब कैसे पकड़ के रखती है। चलो हमारा एक पार्ट बाकी था शेड्यूल बैंक का। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है any bank which is registered under the second schedule of RBI's Act 1934, वो सब के सब बैंक्स को हम शेड्यूल बैंक बोलेंगे। बस सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसमें 2 पार्ट है, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। कमर्शियल के अंदर भी एग्रीकल्चर बैंक, प्राइवेट, पब्लिक बहुत नॉर्मल है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर चाहिए तो आप ग्लॉसरी में से भी ले सकते हैं। अब जो मैंने एक्स्ट्रा बोनस पार्ट बोला था वो, इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि भाई एक्सचेंज रेट कैसे होता है। अभी हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी $1 का मार्केट में प्राइस है 97 रुपीज़, ठीक है? अब मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड कैसे होता है? तो 3 तरीके से होता है, पर हम लोग अभी सिर्फ़ एक तरीके पे फ़ोकस करेंगे, वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? ये रेट डिटरमाइन होता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। अब वो कैसे होता है? तो देखो, जैसे अगर कोई भी एक करेंसी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, बट सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू या प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर बहुत से प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? अब चैप्टर के आगे वाले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि हम लोग जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और सबका सब हम लोग यूएस डॉलर्स के अंदर करते हैं, ठीक है? इसके वजह से क्या हो गया, यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है? मान लो कि भाई यूएस डॉलर की डिमांड है करीबन $200, ठीक है? और हमारे पास उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड है। उसका सप्लाई सिर्फ़ 210 मिलियन डॉलर, ठीक है? और ये डिमांड बढ़ती जाएगी, तो अब क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इसका कम है। इसकी वजह से क्या होगा? ये रेशियो बढ़ता जाएगा। अब जिन-जिन लोगों को डॉलर चाहिए ना, उन लोगों को और ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी का। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी। तो आगे चलते-चलते जब ये डिमांड और बढ़ेगी ना, तो पहले ₹1 की इक्वल्स 98 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 115, ऐसे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है? तो ये फ्लोटिंग रेट है। हम लोग फ्लोटिंग रेट यूज़ नहीं करते, हम लोग मिक्स्ड रेट यूज़ करते हैं, जहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन भी होता है आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आरबीआई इधर क्या काम करती है पता है? आरबीआई को पता है कि भई ये केस सिनेरियो आ सकता है। तो आरबीआई क्या करती है? मार्केट में जाती है, और मार्केट में जाके जो खुद का $657 बिलियन डॉलर्स का रिज़र्व है ना, वो रिज़र्व यूज़ करती है। आरबीआई क्या करती है पता है? मार्केट में जाके जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास रिज़र्व के अंदर पड़ा होता है, वो अमाउंट बेचना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको अपनी करेंसी को बचाना है। तो मार्केट में डॉलर्स भर-भर के डालती है। अब मार्केट में डॉलर्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा सप्लाई कम बढ़ रहा था यहाँ पे, तब सप्लाई इक्वल होना स्टार्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो रुपीज़ का वैल्यू है,
तो एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। और अब आरबीआई जब डॉलर्स बेचती है तो सामने रुपीस लेती है। इसका मतलब क्या हुआ? रुपीस कम होता जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। जब रुपीस की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये कन्फ्यूजिंग लगे तो खाली इतना समझने का कि जब मार्केट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिमांड डॉलर की ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो भी करेंसी होगी उसके सामने, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारी कंट्री में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक सिंपल फंडा यूज़ करता है। आरबीआई बोलता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो ना मार्केट में जब भी मेरे पास रिज़र्व है, उसमें से मार्केट के अंदर मैं डॉलर्स को डंप करना स्टार्ट करूँगा। जैसे वो मार्केट में डॉलर्स डंप करेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो जो भी प्राइस रेट होगा, जैसे ये वाला रेट है, इसके ऊपर गाड़ी फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे करके एक्सचेंज रेट को ये सँभालता है। दूसरा तरीका क्या होता है, तो जो भी फ़ॉरेनर्स बैठे होते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, उन लोगों से डॉलर्स मँगवाता है। बोलते हैं कि भई आप हमारे कंट्री के अंदर, वहाँ पे अलग-अलग ब्रांचेस होती है हमारी कंट्री की। ऐसे यूएसए के अंदर एसबीआई की ब्रांच है। तो वहाँ पे एक इंसान को बोलेगा कि भई अगर आपका प्लानिंग ऐसा है कि आप यूएसए से कमा के यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हो, तो आप एसबीआई के खाते में अभी से पैसा डाल दो। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो कोई टेंशन ही नहीं ट्रांसफ़र करने की। आपका ये अकाउंट यहाँ से लिंक कर देंगे हम लोग। तो ऐसे जितने भी फ़ॉरेनर्स होंगे ना, उन सबको मैं बोलूँगा ऐसा। सबके सब अपने-अपने खाते में डाल देंगे। ये पहले भी हो चुका है। 2014 या 16 के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने $30 बिलियन ऐसे इकट्ठे किए थे। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन आई ना वापस, तो आरबीआई तो ऐसे डंप करने ही वाली है। पर बाहर से जितने भी हमारे फ़ॉरेन सिटिज़न्स हैं, एनआरआई है, उन लोगों को भी ये बोलने वाले हैं कि आपका अकाउंट हमारे यहाँ के इंडियन बैंक में खुलाओ, अगर आप आने का वापस प्लान कर रहे हो तो। तो प्रोजेक्टेड है कि $60 बिलियन हम लोग और लेके आएँगे। इससे ये डिमांड एंड सप्लाई, ये इक्वेशन सेट ऑफ करेंगे और वापस इसकी वैल्यू अपग्रेड करेंगे। हम लोग वापस ट्राई करेंगे हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए। इस तरीके से एक्सचेंज रेट सेट होता है और इस तरीके से आरबीआई हमारी करेंसी को बचाती है। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको और भी डाउट्स है कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।